नारायण सिंह। बाबा जी प्रणाम। कृपया ये बताइए कि आपकी सरकार में ईडी, आईटी, सीबीआई का क्या रोल होगा? पुत्र, ये सभी जांच एजेंसीज हैं। इन्होंने जांच करनी होती है कि कहाँ घपला हुआ या कहाँ अपराध हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है हिंदुस्तान की कि आज मोदी जी ने और अमित शाह ने इनको विपक्षी नेताओं को भय दिखाने के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया है और उसकी उदाहरणें हमारे सामने हैं। कोई एक उदाहरण नहीं है, आप अपनी नग्न आंखों से रोज देख रहे हो। सवाल पूछा है कि इनका आप क्या करोगे? इनको प्रयोग करेंगे भय दिखाने के लिए नहीं। न्यायिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, भय दिखाने के लिए नहीं। आज ये भय दिखाने का काम कर रहे हैं। देखिए, विपक्षी नेताओं को बिना अपराध जेल में डाल देना, बिना किसी कारण के उन्हें डराना, चुनाव के समय कार्रवाई करना, वर्षों तक केस पर कोई सजा नहीं, कोई सुनवाई नहीं। हम क्या करेंगे? न्याय व्यवस्था बनाने में इनका इस्तेमाल करेंगे। निर्वाचन आयोग की तरह इन्हें भंग नहीं करेंगे, क्योंकि निर्वाचन आयोग का तो हमारे पास हल है। 4 जोन, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, और 4 ही प्राइम मिनिस्टर, वो करवा लेंगे। लेकिन ये है जांच एजेंसियां। इनका जो काम है व्यवस्था का, वो कराएंगे। और इनका काम क्या है? आईटी का काम है टैक्स चोरी। यह डिपार्टमेंट तो गया, क्योंकि इनकम टैक्स हमने खत्म कर दिया। यह तो चुनाव आयोग की तरह इसका कोई रिप्लेस भी नहीं होगा। आईटी तो भांगा। एक ये होगी संस्था जिसे हम भंग करेंगे, आईटी, क्योंकि इससे हर व्यक्ति प्रताड़ित है। आईटी विभाग समाप्त, क्योंकि इनकम टैक्स ही खत्म। इसलिए टैक्स चोरी करेगा कौन? जब अपराध ही नहीं होगा तो पकड़ोगे किसको? रह गई बात ईडी की। ईडी का काम है मनी लॉन्ड्रिंग, विदेशी धन और आर्थिक अपराध। ये जरूरी संस्थाएं हैं। लेकिन सिर्फ एक सैद्धांतिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शांतिपूर्ण उपयोग होगा इनका, भय दिखाने के लिए। जैसे चुनाव के समय केजरीवाल को जेल में भेज दिया गया। सैकड़ों उदाहरणें बाद में आएंगी।
कोई व्यक्ति ऐसे जेल में नहीं जाएगा, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले हाई कोर्ट की परमिशन लेनी होगी। ईडी को हाई कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, उचित कारण बताने होंगे। फिर न्यायिक व्यवस्था अगर कहेगी ठीक है इसको अरेस्ट कर लो, तो उसके ऊपर तत्क्षण कार्रवाई होगी और विद इन 30 डेज फैसला देना होगा। 30 दिन में फैसला देना होगा। फिर ना तो किसी का भार घटेगा, ना किसी का हीमोग्लोबिन डाउन होगा, ना ही किसी का हीमोग्लोबिन अप होगा। ईडी ने जो अतीत काल में किया है वो मैंने आपको पहले बता दिया। छोटे से बड़े ऑफिसर तक पूछताछ की जाएगी, जो अपराध उसने किए भय के कारण। अपराध तो बहुत हुए हैं, बेइंतहा अपराध हुए हैं। इन्हें आवारा कुत्तों की तरह छोड़ दिया गया, जहरीले टीके लगा के। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? एक काटो जिसे काटना। यह नहीं चलने वाला भाई अब इस देश में। यह भारत लोकतांत्रिक देश है और ऐसे ही मुफ्त में आज़ादी नहीं पाई। 10 लाख लोगों ने गर्दनें कटवाई। क्या है अगर तुम्हारी चिड़ी भी नहीं मरी तो? इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे की भी नहीं मरी। दूसरों के तो वंश के वंश तबाह हो गए। तो इनसे पूछा जाएगा, अपना कसूर बता दीजिए, किस व्यक्ति ने तुम्हें प्रेरित किया, भय दिखाया, खरीदा, कितने पैसे में खरीदा? ये कह देंगे 500 करोड़ दिया जी, ठीक। किसने दिया, नाम बताएंगे। क्यों दिया, उसका नाम बताएंगे। उसको अरेस्ट करने के लिए, हैरेस करने के लिए, उसको जेल में पटकने के लिए। उसको हम माफ़ कर देंगे। वो होंगे वायदा माफ गवाह। काम करेगी ज्यूरी। और अगर ज्यूरी कहीं, न्यायिक व्यवस्था कहीं हमें शक हो गया कि वो भी गई, तो फिर ये समझना कि ऐती मार पई कुरलाने तैं दर्द ना आया। बस इसी बात से समझ लेना। ऐती मार पई कुरलाने तैं दर्द ना आया। और तुम बता दो, क्या शैतान को सजा नहीं मिलनी चाहिए? जिसके ऊपर सारा भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है, न्याय व्यवस्था, और उसने न्याय ही राम से पूछ के दे दिया, अल्लाह से नहीं पूछा। पूछेंगे, उनसे भी पूछेंगे। कटघरे में वो भी खड़े होंगे। अल्लाह से पूछना बनता था, अकेले राम से पूछना नहीं बनता था। और फिर उनसे ये भी पूछा जाएगा, क्या तुमने कभी राम को देखा है? तुमने अल्लाह को देखा है? कौन से राम को पूछा? एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सबसे ही न्यारा। कौन से राम से पूछा?
और अल्लाह को क्यों नहीं पूछा, जबकि बात तो हिंदू और मुसलमान की थी। ये नहीं कि वो तो 80% और वो 20%। गुनहगार ज़्यादा भी हो सकते हैं और गुनहगार कम भी हो सकते हैं। संख्याओं से ईमानदारी और गुनहगारी नहीं मापी जाती। गोधरा कांड का भी हिसाब होगा। मुझे कुछ सूचनाएं मिली थी, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तब तक नहीं बोला करता जब तक मेरे हाथ में प्रमाण नहीं आता। मेरे कान कच्चे नहीं। कानों से सुनकर भी मैं प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण के बिना बोला नहीं करता। तो ईडी ने जो हंगामा मचाया उसे मैं दुष्ट हंगामा कहूंगा। जो दहशत फैलाई आका के कहने से, वो आका कौन था? अगर इन्होंने सच बता दिया तो ये भी वायदा माफ गवा हो जाएगा। इनकम टैक्स के जितने छापे पड़े वो भी वायदा माफ गवा हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो हम संस्था खत्म कर देंगे तो अपराधी भी खत्म हो जाएंगे। अतीत में जो उन्होंने अपराध किया, अतीत में किसी ने भी अपराध किया, फाइल तो खंगाली जाएगी, फाइल तो फलोरी जाएगी। अगर फाइल जला दी गई, दाखिल दफ्तर कर दी गई, तो हम नार्को कराने से जरा भी नहीं झुकेंगे। फिर व्यक्ति के भीतर अंतस मन में तो सब सत्य पड़ा ही होता है। ईश्वर की ये कुदरती है। अगर रिकॉर्डर न होता तो फिर कोई प्रमाण नहीं बचता था। तुलसी प्रजापति, हिरेन पांड्या मर गए। तुलसी प्रजापति की धर्मपत्नी को जला के मार दिया गया, कहते हैं, मैंने देखा नहीं। अगर ये सत्य है तो इस सत्य का निपटारा होगा। तो इनसे ही पूछा जाएगा, बताओ, आप बताओ। और हमारे पास तरीका है। मैंने आपसे पहले कहा मेरे पास 3 तरीके मेरे पास हैं। बाबा से पूछ लूं, ब्रह्मांड की रिकॉर्डिंग खंगाल लूं, या अपने ही अंतस्या की कोलेक्टिव अनकॉन्शियस मन में देख लूं क्या हुआ था। 3 ऑप्शन तो मेरे पास हैं। बाकी इनके पास ऑप्शन है। इनके भीतर सुपर सेंसिटिव कंप्यूटर, जो जो कर्म इन्होंने किए वो इनके भीतर पड़े। व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थक पाक तो रखने ही पड़ेंगे। मैनेजमेंट के बिना, मैनेजर्स के बिना व्यवस्थाएं नहीं चला करती। लेकिन जो काम है वही काम वो ईमानदारी से करें। इनका काम है मनी लॉन्ड्रिंग, इनका काम है विदेशी धन, इनका काम है आर्थिक अपराध। विपक्षी नेताओं को बिना किसी बात के गिरफ्तार करके जेल में डाल लेना, और पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर बच गए, पूछा जाएगा कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया था तो ड्यूरिंग इलेक्शन 10,000 रुपया, 1.25 करोड़ माताओं बहनों के खाते में क्यों डाला गया बिहार में? यह वोट खरीद बनती है या तुम इसे ईमानदारी कहते हो? अगर ऐसा ही करना होता
तो तुम क्या समझते हो? तुमने तो अभी इतनी संख्या पाई ही नहीं। 303 से ज़्यादा तुम जा नहीं पाए। और ऐसे महारथी बैठे हैं जो 426 तक पहुंच गए। राजीव कुमार, राहुल गांधी के पिताजी। मामूली बात न समझे ना, 3 पीढ़ियों से राज कर रहे हैं इस देश पर। रोआ रोआ जानते हैं। तुमने तो मांगा ही मांगा। इन्होंने आनंद भवन दान कर दिया और तुमने उनके पुत्र का वो मकान जो अलॉट किया गया था सरकार के द्वारा, तुम्हारा उसमें है भी कुछ नहीं, वो छीन लिया। बिरला से भी पूछा जाएगा स्पेशल। यह हमारा विशेष ध्यान में रखा हुआ व्यक्ति है। इसकी अच्छे से जांच पड़ताल होगी। हम किसी का बुरा नहीं करने वाले, लेकिन न्याय अगर किसी का बुरा करे तो उसे रोकेंगे भी नहीं। अगर कोई करतूत ही ऐसी कर दे, बोलते हुए उनका माइक बंद कर दे, और बहुत सी शिकायतें आई हैं, तो जो भी बनता है वो उन्हें दंड दिया जाएगा। इदारों का प्रयोग करना। फौज को क्यों कहा गया कि आप इलेक्शंस में फला काम करो, जबकि फौज की ड्यूटी इलेक्शन में सिर्फ सुरक्षा की होती है, प्रचार की नहीं। समझ आया कि क्यों साहेब दिवाली फौजियों के साथ मनाते थे और आम फौजियों से नहीं, जो सर्वोच्च पदासीन लोग थे। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, फौजी भाइयों, अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए, ध्यान से सुनो, अगर मदमस्त सत्ता के नशे में चूर एक डिक्टेटर तुम्हें आदेश दे कि अपनी तोपों के मुख जनता की तरफ कर दो, तो मुझे जवाब देना, आप क्या करोगे? क्योंकि वह जनता जिसमें तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा बाप भी है, तुम्हारा पुत्र भी है, तुम्हारा बचपन का खास दोस्त भी है, तुम्हारा रिश्तेदार भी है। और क्या तुम्हें पता है कि वह दोषी है? सत्ता के नशे में, मदमस्ती में चूर अगर कोई सत्ता के अहंकार के वश एक निरंकुश राजा, फौजी भाइयों, तुम्हें कहे कि अपनी नालियों का मुख जनता की तरफ कर दो, तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम उस वक्त क्या करोगे? क्या तुम्हें पता है कि इनका कोई दोष है? जब सड़कों के ऊपर कीलें लगाई गई तो हम कोई चाइना में रह रहे थे, पंजाब के लोग। अगर किसान बैठे थे, क्या उन्होंने किसी जहरीले कुएं का पानी पी लिया था जो पागल हो गए? नहीं, 3 काले कानून जो आपने नाजायज बनाए, और जनता का अधिकार है शांतिपूर्ण अपनी मांगों के लिए बैठ जाना, धरना प्रदर्शन करना। यही कर रहे थे, उन्हें कोई उत्पात नहीं मचा।
उत्पात मचाया तो मैं देखकर बड़ा हैरान था। चाइना के बॉर्डर के ऊपर ऐसी कटीली बाड़ी नहीं है जो हरियाणा और पंजाब के। खट्टर साहब, तुम भी थोड़ा सा बात सुन लो मेरे। तुम बचपन के मित्र हो, इकट्ठे तुम दरिया उठाया करते थे, मुझे पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब अपनी जनता को दरिया उठाने में लगा दो। जितनी गुंडागर्दी आपके राज में हुई, अगर हुई, जो कि हुई, आप चाहे कुछ भी बन जाओ, मैं देश छोड़ के भाग न जाना। मैं एक एक व्यक्ति को बाई नेम बता रहा हूं। ठीक है, आज नाइफ सिंह सैनी बैठ गए, हमें उनसे कोई गिला नहीं अभी तक। एक दरखास्त एक वीडियो में मैंने डाला था। यहां रोहित की एक फाइल उसकी घरवाली की लोन के लिए गई थी और वहां के करिंदों ने रिश्वत मांगी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारा हरियाणा है, बड़ा ईमानदार है। क्या जाएगा लोगों के ऊपर जो सुनेंगे? क्या गया मेरे मन में? मैंने विदेशों तक ये खबर दे दी कि हमारा हरियाणा इतना ईमानदार है। उस स्त्री ने एक पन्ने के ऊपर साइन करके, जो इनका पता ही है इनको, भी सभी पन्नों पे करना है, फिर वापस आ जाएगा, फिर अपन जो है मांग लेंगे रिश्वत। लाओ भाई, मुट्ठी गर्म कर दो, चाय पानी पीना है। लेकिन उस स्त्री के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और कोई उसको बुलाया नहीं गया, कोई इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। और वो अंबाला रीजन में आती थी। अब मैं इनका नाम भूल गया हूँ, श्रीमान जी का, जो अंबाला में है। तुम बताओ, मेरी टीम से कहूँगा तुम खोज के लाओ। ईडी का काम जो है वो काम करे। सभी संस्थाएं अपना अपना फर्ज निभाएं, जनता अपना दायित्व निभाए और जनता के ऊपर जो निगरानी रखने वाले सुपरवाइजर हैं वो अपना काम निभाएं। लेकिन मालिक इनमें से कोई भी नहीं। यू आर जस्ट मैनेजर। कोई भी इनमें से ऑनर नहीं है, मालिक नहीं है। आज गुस्ताखी की है साहेब ने मालिक बनने की। फिर अब देखेंगे कहां तक गुस्ताखी हुई है। ये जो लगातार अभी ये कह रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी कि लड़कियों से छेड़छाड़ करता था गुजरात में, और हमने सबने रल मिल के इसको देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। लेकिन आज तो फिर वही ये छेड़छाड़ करता है। इसने तो बड़े पैमाने पे ये काम करने शुरू कर दिया। तो मैं कहता हूं सुब्रमण्यम स्वामी से कि मान्यवर, वारे शाह ना आदतां जांदियां ने, भावें कट लो पूरियां पूरियां जी। संस्कार कभी खत्म नहीं हुआ करते। पानी अगर एक बार संस्कार हो जाए, जिधर से गुजर गया, फिर पानी उधर से ही गुजरेगा। जब तुम्हें पता था यह बदमाश है, लड़कियों से छेड़ता है, तो फिर इसको हिंदुस्तान के ऊपर कलंक को क्यों लगाया? क्या इसमें
इस बदमाशी करने में या देश को एक लुटेरा देने में या देश को एक लड़कियों का छेड़छाड़ करने वालों को जिसके ऊपर पास्को एक्ट वगैरह लगना चाहिए, उसको देश की सर्वोच्च सत्ता तुमने सौंप दी, जो योग्य नहीं था इसके। आज बोलने का क्या फायदा? तो तुम बराबर के गुनाहगार हो सुब्रमण्यम स्वामी जी। तुम्हें बराबर पूछा जाएगा कि आपने फिर ये दुष्टता के अंदर भागीदारी क्यों की? ये देश के ऊपर कलंक आपने क्यों छेपा? जब आप जानते थे लड़कियों को छेड़ता है, और जो पोस्ट हम इसे देने जा रहे हैं, और वही देखो चेपू बन गया ना भैया। पूरी कोशिश करता है, सबको पता है मरना है, सबको पता है, लेकिन अब ये जाता क्यों नहीं? इसे पता है मर जाएंगे तो फिर उसके बाद सबूत मिट जाएंगे। अभी तो नार्को कर लेंगे, बाकी तो मैंने दबा दिया, संस्थाएं खरीद लिया, अवैध दिखा दिया, वो कर दिया, ईडी वगैरह, सीबीआई। लेकिन जब मर जाएंगे तो फिर वो सबूत भी मिट जाएगा नार्को वाला। अभी तो हमारे पास सबूत बड़ा पक्का है और अच्छी तरह से जानते हैं साहब। तो ईडी हो, सीबीआई हो या आईटी हो, इसमें आईटी की संस्था तो समाप्त कर दी जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स समाप्त, भय का तंत्र समाप्त। ये जो आपके ऊपर ऑफिसर्स लोग हैं जिनके भय के कारण तुम रात्रि को ठीक से सो नहीं पाते, यह भय तो तुम्हें नहीं सताएगा, और कोई सताए तो हमें पता नहीं, लेकिन राजतंत्र का भय नहीं सताएगा, तुम मजे से सोना। कोई ऐसा नहीं होगा कि कोई संस्था आएगी और सुबह तुम्हारे घर की तलाशी लेनी शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी बात बताता हूं तुम्हें, हमारे यहाँ पर, अब बताने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति मर गया, मैं इंतजार में था कि कब वो मरे और कब मैं बोलूं। वो मर गया। एक यहाँ पर डॉक्टर धर्मपाल जी हैं, बिल्कुल सच्ची घटना है, आप तफ्तीश कर सकते हो, मैं उसका साक्षात विटनेस हूं। तो यहाँ पर हमारे प्रधान हुआ करते थे रघुवीर सिंह उर्फ प्रेम। कोई व्यक्ति गर्मी खाने की कोशिश ना करे, अंधभक्त भी होंगे मुझे पता है, लेकिन सच्ची कहानी पर गर्मी नहीं खानी चाहिए। उन्होंने यही काम किया मोदी वाला, कांग्रेस पार्टी से थे, कोई काम इन्होंने भी नहीं किया। अगर कहे कि इन्होंने कुछ कम किया, नहीं, कमी इंदिरा ने भी नहीं छोड़ी। वो काल भी हमने देखा है जब लाला जगत नारायण कैसे प्रेस चलाया करते थे। सब कालखंड में से हम गुजरे। तो उन्होंने कहा कि वोट डाल हमें। वो कहता प्रधान जी ऐसा है कि वोट तुम्हें तो नहीं डालूंगा, कांग्रेस को जरूर डालूंगा। अब डॉक्टर धर्मपाल भी कांग्रेस और रघुवीर सिंह प्रधान भी कांग्रेस, लेकिन बात अड़ गई कि उनकी मानसिक वृत्तियां ऐसी थीं कि अगर कोई वृद्ध बोले तो उनको गोलियों से डरा दो, और वो पीट के भी आए थे मेरे सामने, यहां से गए गालियां निकालते हुए, सर मैंने देखा ये सीन। उनके बेटे ने, शायद मैं चूक नहीं रहा तो पुरानी बात है, हमारे पड़ोसी के एक लड़के हरीश चंद्र को गोली मार दी थी। मैंने सुना है, ये रात की बात है, सिर्फ मुझे सुना है, सिर्फ उन्होंने मार दी। लक्ष्मण दास का बेटा था वो, और वो बेचारा माइक पे जाके बोलता रहा कि इसका कुछ हल करो, मेरे बेटे को मार दिया इन्होंने।
कुछ नहीं बना। लेकिन वक्त सबका हिसाब ले लेता है। तो उन्होंने क्या किया कि अफीम रखवा दी उनके एक, वहां पर दबका बन रहा था डॉक्टर साहब के दुकान। तो जब वो नीचे पैड लगाए गए थे सपोर्ट के लिए, तो सपोर्ट के पीछे नीचे थोड़ी सी ईंटें होती हैं, ईंटों के सुराख के अंदर अफीम रखा दी। और आपको पता है अफीम का दोष होता है, कितने साल की सजा होती है कर, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि सजा होती है। शायद एनडीपीसी एक्ट होता है कुछ, उसके अगेंस्ट आती है। तो किसी से रखवाई, वो रख के चला गया। कई दिन हो गए थे उसे डोले को बंधे हुए। तो एक मिस्त्री गुजर रहा था, और डॉक्टर साहब उसे कहने लगे, भाई ये डोला खोल दे, आज इसको 15 दिन हो गए। तो डॉक्टर साहब कल खोलूंगा। तो कल तो मैंने थोड़ा सा काम जाना है, तो आज ही खोल दे। वो कहता नहीं, कल खोलूंगा। वो चला गया। तो डॉक्टर ने क्या किया, वैसे ही वहां पर चक्कर लगा रहा था। परमात्मा वृत्ति देखता है, वृत्ति। यथा नीतम तथा मुरादम। अगर नियत आपकी खराब है तो मुराद भी खराब होगी। इसी को पनौती कहते हैं। नियत खराब है, सारे देश का इकट्ठा करना, एक अडानी को देना है। यथा नीतम तथा मुरादम। और आज मुराद देख लो तुम, क्या है, 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है। यह मुराद है, यानी फल है साहिब की इच्छा का। इसको ही पनौती कहते हैं, जिसकी नीयत बदनीयत हो गई। वोट तो अडानी का भी एक, और वोट तो मजदूर बंदे का भी एक, भिखारी का भी एक। क्यों सबका पैसा इकट्ठा करके एक अडानी को दे, और फिर अडानी को देकर फिर क्या होगा, वही होगा, क्रय शक्ति घट जाएगी हमारी। अगर सबके पास पैसा हो तो हमारी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, और फिर फॉरेन के लोग यहाँ पर आएंगे, माल बेचने भी आएंगे, माल बनाने भी आएंगे। यही कारण है कि विदेशी संस्थाएं यहाँ पर आते हैं, काम नहीं खोलते, क्योंकि क्रय शक्ति हमारी समाप्त हो गई। और उसी क्रय शक्ति को बढ़ाने के लिए मैं 25 करोड़ रुपए का वायदा आपसे किया। जब आपके खातों में डाल दूंगा तो फिर आप देखना दौड़ लगती है विदेशी FII, फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें तो सिर्फ मुनाफा चाहिए। 25 करोड़ का मंतव, और भी बहुत कुछ है, और मैं कल के वीडियो में जिक्र करूंगा। लेकिन आज मैंने जो बताया उसमें यही बता रहा हूं कि ईडी वगैरह की जो संस्था है, उनसे भय का काम नहीं लिया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि ये काम, दुष्ट कर्म आपसे करवाया किसने, हु इज द मास्टरमाइंड। जब सभी लोग मास्टरमाइंड का नाम बतला देंगे तो वो हमारे मुखर गवाह होंगे। उनको हम माफ कर देंगे, वायदा माफ गुआ रख। जिसने कोई पार्टी बदली लोभ के कारण, भय के कारण, डरा दिया, तुम्हारी फाइल खुल गई, तैयार है, और वो रातों रात गंगा स्नान करके अगले दिन वित्त मंत्री बन गया महाराष्ट्र का। ऐसे लोग बिल्कुल बेखौफ रहे। पहले आना है पहले आ जाएं, बाद में आना है बाद में आ जाएं, लेकिन इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद ना आए।
अभी आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, पता चल जाएगा। साल 2 साल में दाग धुल जाते हैं। ताज़ा ताज़ा घटना लोग फिर टोंट मारते हैं। ऐसे ही कितने लोग हैं, कहाँ तक नाम गिनवाएं, सभी ने हमको लूटा। कितने व्यक्ति खरीद लिए गए, कितने व्यक्तियों को वैध खिलाया गया, कितने व्यक्तियों को किस किस साजिशों के अधीन शतरंज के मोहरे बैठाए गए। ये सब बतलाएंगे। और इतना भी आपको मैं बहुत बार पहले भी बतला चुका हूं, अगर कोई व्यक्ति, अभी देर तो हो गई है, बिल्कुल ऐन वक्त पे आएगा तो फिर तो हम पूछेंगे अपनी कैबिनेट से कि इनको वायदा माफ गोवा बना जाए कि नहीं बनाया जाए। क्योंकि अगर वायदा माफ गोवा 10-15 से ज़्यादा हो जाती हैं फिर तो इनकी भी क्या आवश्यकता है, फिर तो बराबर के हकदार ये भी होंगे। वायदा माफ हुआ तो 5-4 ही बहुत होते हैं, गवाही कभी इतने थोड़ा व्यक्तियों की होती है। वे पत्ता पत्ता छान कर बता देंगे कि इस व्यक्ति ने ये किया और उनको माफ कर दिया जाएगा। मास्टरमाइंड का हमें पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, अदालत मांगती है सबूत। मैंने कल कहानी भी सुनाई थी जज की, उसने कत्ल किया अपनी ही बेटियों का, अपनी ही धर्मपत्नी का, लेकिन किससे किया, किससे करवाया, कहाँ गया, कोई सबूत नहीं था। पर सबूत मिला कि उसने कहा कि लाशें 2 वहां दफन है, 2 वहां दफन है, सबूत मिल गया। सबूत के बिना अदालत नहीं मांगती और मानना भी नहीं चाहिए। तो वायदा माफ गवाह होंगे हमारे सबूत। और अगर सबूत इतने दृढ़ रहे कि वो नहीं झुके, तो फिर हम तो झुका ही रहेंगे बाद में, क्योंकि हमें तो पता है। मैंने आपसे कहा ना, मेरे पास अकेले के पास 3-3 संसाधन है, मैं तो देख ही लूंगा। लेकिन फिर माफी नहीं, फिर कहा की माफी। अभी ईमानदारी से जो लौटाएगा वो ठीक है, अगर नहीं लौटेगा तो वो भी ठीक है। तो आपने संस्थाओं के बारे में पूछा, आईटी, ईडी और सीबीआई, यह जरूरी हैं, इनका काम है, संस्थाएं हैं, इनको हम काम करने देंगे। आईटी को हम भंग कर देंगे, इनकी जरूरत नहीं है, हमें इनकम टैक्स ही भंग कर दिया जाए। अगर कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ लेना। धन्यवाद।